आज इस प्रदेश वार्ता में आप सबों का सबसे पहले तो पार्टी के पूर्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी जी का इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय हमारे विधान पार्षद के मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और मुख्यालय प्रभारी चंदन जी और आप उपस्थित थे, जो आज जानते हैं कि आज जो मनीष कुमार यादव जो विद्यापति के प्रमुख हैं और बीजेपी के छोड़कर आज है पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और मनीष जी हैं, उसके बाद संजय जी प्रमुख हैं और जाकिर हुसैन जी और रमाकांत राय जी मुखिया हैं। ये चारों साथी जो भाजपा को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, मैं सबसे पहले इन चारों साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथी सही वक्त पर इन्होंने सही निर्णय लिया है। आज देश की हालात क्या है, देश की किस ओर जा रहा है, मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वह किस ओर देश को धकेल रहा है, सब जानते हैं। और इन साथी ने भाजपा को छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी, हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये आस्था व्यक्त करते हुए और माननीय विजय चौधरी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। इसके लिए मैं इन चारों साथी जो भाजपा छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया है, फिर से मैं इनको तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है इन चारों साथी को आने से संगठन में और धारदार और मजबूत बनेगी, उनके क्षेत्र में और भी बेहतर है। और जो पार्टी इन्होंने जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं इनको खासकर धन्यवाद देता हूं कि आज देश की हालात है जो आपातकाल की बदतर स्थिति देश में लाया गया है मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा, जो आज लोकतंत्र जो लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है भाजपा वाले द्वारा, जो संविधान है हमारा उसको नष्ट किया जा रहा है। और जो आज कोई भी भाजपा के खिलाफ यदि सच भी कोई बात रखता है तो उसके घर तक के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दस्तक दे जाती है। ये हालात पे सभी संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और जो गौरवशाली इतिहास है हमारे देश का उसको बदला जा रहा है। देश को हालात को देखते हुए जो हमारे नेता सम्मान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अभियान चलाया, संकल्प लिया है भाजपा मुक्त देश बनाने का, उस संकल्प का साक्षी बनने के लिए इन सारी साथी ने आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके लिए इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे हम समझते हैं कि हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सबों को संबोधित करेंगे विशेष रूप से। ये सभी साथियों को नमस्कार के साथ, आपने देखा कि आज 3-4 लोग हम लोगों के दल में शामिल हो रहे हैं और पार्टी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया है और खुशी व्यक्त की है। और मुझे कुछ ज्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि ये सभी लोग मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं और जैसा कि इनके परिचय में बताया गया कि मनीष कुमार जी जिनके नेतृत्व में सब लोग शामिल हुए हैं, वो विद्यापति नगर प्रखंड जो समस्तीपुर जिले में है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के प्रमुख हैं, प्रखंड प्रमुख हैं। स्वाभाविक रूप से प्रखंड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरे मृत्युंजय कुमार जी ये उप प्रमुख हैं, ये भी शामिल हो रहे हैं। और फिर बाकी दोनों जाकिर जी और रमाकांत जी, ये लोग भी जो दल से बाहर थे, ये लोग भी उन लोगों के साथ
शामिल हो रहे हैं। और मनीष जी तो विशेष रूप से भाजपा से बड़ी गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे भाजपा की जो नीतियां देखी, जो काम देखे, तो इन्होंने खुद फैसला लिया है। हम लोगों से भी बात होती थी, लेकिन हमने कहा कि फैसला आपको खुद लेना है। राजनीति में कोई फैसला जबरदस्ती नहीं होता है जब तक स्वयं की इच्छा नहीं हो। और मुझे अत्यंत खुशी है कि इन्होंने फैसला लिया और खुद इन्होंने खबर किया, और आज आप लोगों के सामने इन्होंने बड़े ही प्रतिबद्धता से दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो हम भी दल के तरफ से भी और अपने गठबंधन सरकार के तरफ से भी और सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते भी हम इन सब लोगों का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथियों, बाकी चीजों की कुछ चीजों की चर्चा इन्होंने की है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, लेकिन आज हम आपसे दो चीजों के बारे में विशेष रूप से बात करना चाह रहे हैं। एक तो जाति आधारित गणना के बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरा एक बयान मैं आए दिन भाजपा नेताओं का देखता हूं और आप ही लोगों के माध्यम से देखता पढ़ता हूं कि भाई नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। इन्हीं दो चीजों के बारे में मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक जाति गणना के आंकड़े की बात है, आप सब जानते हैं कि उसकी शुरुआत भी हुई थी सभी दलों की सहमति से। विधानसभा में संयोग से 2019 और 20 में जब जाति आधारित जनगणना, मतलब 2021 की जनगणना जब प्रस्तावित थी, उसके पहले 2019-20 में ही विधानसभा में सभी दल के विधायकों ने, यानी सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था। संयोग से वो दोनों प्रस्ताव जब पारित हुए थे तो मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। हमारी ही अध्यक्षता में दोनों प्रस्ताव पारित हुए थे और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि भाई आप जो 21 वाली जनगणना कराइएगा तो वो जाति आधारित, उसमें जातियों, अलग अलग जातियों के संख्या की भी गणना होनी चाहिए। तो खैर उस समय उसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। संयोग से उस समय भाजपा के साथ ही हम लोग की सरकार थी। राजद मुख्य विपक्षी दल थे, उसके नेता तेजस्वी जी भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे। भाजपा के मंत्री भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से सीधे अनुरोध किया था और जदयू के, जनता दल यू के तरफ से मैं ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने सीधे अनुरोध किया था कि जाति आधारित गणना करवा दीजिए। आपकी भी जो नीतियां हैं, अभी रोहिणी आयोग की चर्चा हो रही है। हमने उसी समय, समझिए 2021 के अगस्त में हम लोग मिले थे। हमने उसी समय कहा था कि रोहिणी आयोग जो आपने ही बनाया है, उसके जो रिपोर्ट आने वाले हैं उसमें भी है कि जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, इनके अलग अलग उप श्रेणियों में बांटा जाए। तो उप श्रेणी में बांट के अगर गणना नहीं होगी तो उसके आधार पर फिर बातें कैसी होगी। इसलिए हम लोगों ने कहा था, लेकिन उस समय हम लोगों को जो कहा गया कि भाई अभी तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है, जो काम होने हैं काफी आगे बढ़ गया है,
इसलिए अब हम लोगों के लिए कराना संभव नहीं है। आप चाहते हैं तो प्रदेश के अपने राज्य में राज्य सरकार चाहे तो करा ले सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ सर्वदलीय बैठक की, उसमें फैसला हुआ और फिर जो हुआ आपके सामने है। इसमें दो बात है कि जो गणना हुई और उसके जो आंकड़े या नतीजे आए वह भी 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस पर बिहार सरकार ने प्रकाशित कर दिया है। और 2 अक्टूबर को प्रकाशित करने के तुरंत बाद उसके कल ही शायद 3 अक्टूबर को ही फिर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हम लोग सब थे उसमें, सभी दल के लोगों से बात की गई। उसमें कईयों ने कुछ बात उठाई और उन चीजों पर जब जानकारी ली गई तो जो बातें उन्होंने कही थी सच्चाई बिल्कुल उसके विपरीत थी। तो इसलिए और उसी बैठक में ही ये बात मुख्यमंत्री जी के तरफ से कही गई थी कि आंकड़े भले प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन अगर इसमें किन्हीं को कोई डिस्क्रिपेंसी या विसंगति दिखती है तो आप बता दीजिए, सरकार उसका संज्ञान लेगी, देखेगी। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा निवेदन करने के बावजूद ये लोग कोई प्रमाण के साथ कोई चीज तो दे नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप बताइए कि कोई आंकड़े आए हैं, किन्हीं का कहना है कि किसी खास जाति का आंकड़ा कम कर दिया गया है, कोई कहता है फर्जीवाड़ा है, कोई कहता है कि सही ढंग से गया नहीं है। तो हम लोगों ने तो कहा है कि आखिर इसमें फर्जीवाड़ा या गलत क्या हो सकता है। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ या कोई इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। दो ही बात हो सकती है कि कहीं पर इस प्रदेश के किसी इलाके में अगर किसी जात विशेष के लोग हों और उनको गिनती में छोड़ दिया गया है तभी कोई पक्षपात का आरोप लग सकता है, या कहीं पर किसी जात के लोग नहीं रहते हों और जबरदस्ती उनको गिन दिया गया है तभी ये आरोप लग सकता है। तो सरकार की तरफ से तो हम लोगों ने खुले तौर पर कहा है, उस बैठक में भी कहा था कि भाई आपको अगर प्रमाण कोई कहते हैं कि इस जात की संख्या कम है, बोलने से तो नहीं होता है, आप बता दीजिए कि उस जाति विशेष के कहां के लोग हैं जिनको गिनती में छोड़ दिया गया है जिसके कारण संख्या घट गई है। तो अगर ये प्रमाण आप देते नहीं हैं और खामखा आरोप लगाते हैं तो यह तो किसी दूसरे चीज की तरफ इशारा करता है। और वो भी बात स्पष्ट है कि राजनीतिक जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि आप जब से जातीय गणना का कार्य शुरू हुआ है आप लोगों ने शुरू से देखा है कि कितने तरह से इसमें बाधाएं डाली गई। पहले तो सरकार के स्तर पर तरह तरह से समस्या खड़ी की गई, फिर न्यायालय के माध्यम से इसमें पेच फंसाने की कोशिश की गई, कुछ दिन के लिए रुकवा भी दिया गया। लेकिन ये तो हम लोगों के गठबंधन सरकार का संकल्प था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दृढ़ निश्चय था, जिसके कारण ये गणना अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच गई और सबके सामने है। और हम नहीं समझते हैं किसी जात के द्वारा कोई वैसी आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। सिवा मीडिया के माध्यम से
अपने को दिखाने के लिए कोई कुछ बात बोलते हैं। तो ये तो सीधी बात है कि जाति गणना पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुआ था पिछले 90 वर्ष में, और बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये काम कर दिया। तो ये बहुत से लोगों को पच नहीं रहा है, ये सफलता बहुत लोग निगल नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि लगता है ये मान लेंगे तब तो समझिए वो ऊंचे चले जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इन आंकड़ों को सही मान लेने में जिनको अपने अस्तित्व का संकट दिखता है, वही लोग इन आंकड़ों पर बिना किसी आधार के कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये है कि यहाँ के प्रादेशिक नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, आप सब लोग जानते हैं, दिन रात आप ही लोग से मिल के बात करके अपनी बात, गलत बात फैलाते रहते हैं। केंद्र सरकार भी अलग हड़बड़ी में है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनकी भी भाषा बदल गई है। और स्वाभाविक है, हम लोगों ने जिस दिन ये आंकड़े जारी किए थे उसी दिन हम लोगों ने कहा था, और ये बिल्कुल संभावित था कि जातीय गणना कराने की मांग अब हर प्रदेश में उठेगी। हर प्रदेश के सरकार के समक्ष ये मांग आएगी कि विभिन्न प्रदेशों में जातीय गणना होनी चाहिए, और सारे प्रदेश के लोग अब मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि 2021 की जो लंबित या विलंबित जनगणना है वो भी जाति आधारित हो। और हम लोगों की भी यही मांग है कि भाई उस समय तो आपने कहा कि 2021 की जनगणना प्रारंभ हो गई है और काफी काम आगे बढ़ गया है, इसलिए अब उसमें संभव नहीं है, हम असमर्थ हैं, तो हम लोगों ने करा दिया। लेकिन 2021 की जनगणना तो अब तो जिसको कहते हैं कि इंडेफिनिट लेट हो गई है। केंद्र सरकार ने ही जो संकेत दिए हैं उससे लगता है कि वो 2024 के संसद के आम चुनाव के बाद इसको कराने की मंशा रखते हैं। तो जब अभी भी इतना दिन है तो क्यों नहीं इसको फिर से शुरू करके पूरे देश में जो 2021 की लंबित जनगणना है उसको ही जाति आधारित करा दे, जो सभी प्रदेशों का काम हल्का हो जाएगा। हम लोगों ने तो उनके नहीं कराने के आधार पर करा दिया है, तो इसलिए हम लोग ये भी मांग करते हैं। और दूसरी बात जो हमें बड़ा आश्चर्य होता है और एक तरह से समझिए ये हास्यास्पद भी है कि हमने आज भी देखा कहीं कोई भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। हम आप ही से पूछते हैं कि भाई कोई उनके दरवाजे खड़ा है क्या? आप दरवाजा बंद और खोलने की बात, जब कोई आपके दरवाजे जाने की बात तो छोड़ दीजिए, कोई झांक भी नहीं रहा है, तब आप आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, कोई दरवाजा देख भी नहीं रहा है। तो आखिर आप ही सोचिए किस चीज का लक्षण है कि अगर कोई आपके इधर नहीं आ रहा है और आप यहीं से बैठ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम किसी को आने नहीं देंगे, ये समझिए क्या मानसिकता है? ये समझिए बेचैनी की मानसिकता है, ये परेशानी की मानसिकता है। और सबसे इसका जरा द्वंद्वात्मक रूप देख लीजिए कि भाजपा के नेता दिन रात बयान देते हैं कि हमारे दरवाजे बंद हैं, हालांकि कोई दरवाजे पर आवेदन लेके खड़ा भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो उन्हीं के एनडीए के सहयोगी दल के लोग हैं, नेतागण हैं,
वो कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी आ जाएं तो स्वागत है। अब जरा ये विरोधाभास समझ लीजिए एनडीए का, कि भाजपा कहती है दरवाजे बंद हैं और उनके सारे बिहार से जुड़े जितने अलायंस पार्टनर्स हैं, घटक दल हैं, वो सब कहते हैं कि ये आ जाएं तो स्वागत है। तो ये एनडीए के अंदर की परेशानी को देखिए। और भाजपा को लोग जो बोलते हैं ये उनकी बेचैनी समझिए। और इससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार के अलग होने से या नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने से वो परेशान है, बेचैन है, और इनकी जरूरत उनको हर क्षण महसूस हो रही है। क्योंकि जितने नेता जितनी बार नीतीश कुमार का नाम लेके कहें कि दरवाजे बंद है, समझ लिए वो नेता उतनी ही शिद्दत से और गंभीरता से इनकी जरूरत महसूस कर रहा है। क्योंकि जब कोई कह नहीं रहा है तब अपने मन से बोलना कि हम नहीं तैयार हैं, हम नहीं तैयार हैं, यहां तो कोई मांग तो कुछ रहा नहीं है। तो इसलिए ये उनके अंदर का विरोधाभास है, बेचैनी है। और हम लोगों ने तो बस सीधा एक ही लक्ष्य रखा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। बिहार में जो हम लोगों का महागठबंधन है 6 दलों का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से काम करेगा। और बिहार की जनता ने जो भरोसा रखा है हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर, वो आगे के दिनों में और मजबूत होने वाला है। क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया गठबंधन भी जो बना था वो अगर किसी एक नेता के सर्वाधिक प्रयास के कारण बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी थे। नहीं तो 23 जून को जो पहली बैठक पटना में हुई थी, आप याद करिए, उससे 3 महीना पहले तक कोई सोचता भी नहीं था कि इतने दल एक साथ बैठ के विचार भी कर सकते हैं। ये सोच में भी बात नहीं आती थी। लेकिन उस असंभव बात को भी संभव करके दिखाया हमारे मुख्यमंत्री ने। और स्वाभाविक रूप से ये हमारे नेतृत्व की या हमारे नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत है, जो पूरे देश के नेताओं को, गैर भाजपा दलों को एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह, और वो भी पटना, बिहार में बुलाकर एक गठबंधन का रूप दिया। और आज वो आगे बढ़ रहा है। अलग अलग दल हैं, बात हो रही है, आगे भी बात जाएगी। लेकिन ये हमेशा याद में रहेगा। और विपक्ष की राजनीति की जब भी चर्चा होगी भविष्य में राष्ट्रीय स्तर और केंद्रीय स्तर पर, तो हमारे मुख्यमंत्री जी और नीतीश कुमार जी को इस प्रयास को हमेशा याद किया जाएगा कि किसी एक आदमी ने ईमानदारी से कोशिश की थी विपक्षी दलों को एकजुट करने का, और सबका लक्ष्य अभी एक है। और आप देखिए कि आप लोग भी कभी कभी उन लोगों के एजेंडा के हिसाब से हम लोग को पूछने लगते हैं कि भाई आपका नेता कौन होगा, इंडिया का नेता कौन होगा। भाजपा के लोग कहते हैं कि यहाँ नेता कोई काहे बनेगा, यहाँ तो वैकेंसी है ही नहीं। भाजपा के नेता बराबर कहते हैं कौन पीएम बनेगा, यहाँ वैकेंसी नहीं है पीएम का। इसीलिए हम लोगों ने इंडिया का एजेंडा में ये रखा है कि पहले 2024 के चुनाव में हम लोग वैकेंसी बना लेंगे, मन केंद्र के सरकार को अपदस्थ कर देंगे, और फिर अगला नेता कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये फैसला हम लोग बड़ी आसानी से इंडिया के घटक दलों के बीच बैठकर कर लेंगे, जो बहुत ही सहूलियत से हो जाएगा। और ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे, ये इस देश के राजनीति में परीक्षित फॉर्मूला है, टेस्ट हो चुका है कि एक बार लोग फैसला करके
सरकार को अपदस्थ कर देते हैं, तब विपक्षी पार्टियां बैठ के नेतृत्व का फैसला कर देते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें हैं जो हमने उचित समझा। आज मौके पर जब एक मजबूत हमारे साथी प्रमुख और उप प्रमुख जी एक प्रखंड के हम लोगों के साथ आ रहे थे मजबूती से काम करने के लिए, और इन लोगों के आने से दल को भी मजबूती मिलेगी, हम लोग मिल के जोर से और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम इनका स्वागत भी करते हैं, आप लोगों का भी अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे बहुत कम समय में बुलावे पर यहाँ आने का जहमत उठाया है, इसलिए आपको भी धन्यवाद। मंत्री जी, 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गया। जेडीयू कहाँ से लड़ने का कुछ है? नहीं, वो तो पार्टी में बैठ के हम लोग फैसला करेंगे। 30 तारीख तक कहा था आप लोगों ने सीट शेयरिंग हो जाएगा बिहार में। क्या कहा था? 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगा। ये किसने कहा था? बात लगातार आ रही थी। 30 तक। अब बात देखिए, दोनों 1 मिनट में बात से पलटिए नहीं। अध्यक्ष जी नहीं कहा। आपने पहला लाइन कहा कि आपने कहा था, और हम दूसरे बात पे कहा था। हम जब पूछा कौन कहा था तो आप कह रहे हैं बात आ रही थी। अरे भाई, जहां तक बात की बात है तो बात तो आप लोग आप ही निकालते हैं, आप ही मिटाते हैं। हम लोगों के तरफ से कभी किसी ने नहीं कहा था कि 30 तक सीट शेयरिंग हो जाएगा। हमने ये कहा है कि सीट शेयरिंग समय हो जाएगा, समय से हो जाएगा। सर, आरजेडी के विधायक हैं दिवाकर सिंह जी, वो लगातार घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारियों के मुंह पर जनता के किसानों के लिए काम नहीं हुआ है। सर, किस तरह से देखते हैं? उनके मुंह से ये इस तरह की बातें आपने पहली बार सुनी है क्या? आप क्यों